नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, महामहिम अर्थात राष्ट्रपति। ओके, तो इनसे संबंधित लगभग किसी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है, एक या दो। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे देश में जो है संसदीय व्यवस्था लागू है। ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। ओके, तो जहाँ संसदीय व्यवस्था होती है तो संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री प्लस उनकी मंत्रिपरिषद होती है। ठीक, तो देखिए, जो लोकतंत्र है 3 स्तंभों पर होता है, टिका होता है, पता ना? कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका मतलब जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर विधायिका, ठीक है ना, जहां विधेयक लाते हैं फिर कानून बनते हैं, यानी कि संसद। तो संसद क्या हो गई? विधायिका। कार्यपालिका, संसद के अंदर जो मंत्री, प्रधानमंत्री प्लस उनकी मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका। भाई सारे काम वही करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के निर्देशों से सारे काम होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका जो काम करते हैं, कार्यपालिका अलग अलग योजनाएं लाते हैं या और बहुत सारे काम। और न्यायपालिका बताने की आवश्यकता नहीं है। संविधान की जो रक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका। समय समय पर न्यायपालिका जो है सरकार को निर्देश भी देती रहती है। देखिए, हमें राष्ट्रपति महोदय समझना है तो अनुच्छेद 52 से 62 आप याद कर लीजिए, ठीक है। और एक स्पेशल है थोड़ा सा 70। तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। देखिए, 52 में लिखा हुआ है जो हमारे देश का, यानी कि भारत संघ के जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होंगे। भारत देश के संवैधानिक प्रधान या प्रमुख कौन होंगे? राष्ट्रपति। और देश के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद में लिखा है? सबसे शुरू वाले में, यानी कि 52 वाले में। 53 में है भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि जो वास्तविक नहीं, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी अध्यादेश लागू होते हैं या देश में आपातकाल लागू करना है तो राष्ट्रपति के साइन करने अनिवार्य हैं। राष्ट्रपति के साइन करने अनिवार्य है। हालांकि उनको सुझाव या रिकमेंड कौन करता है? मंत्रिपरिषद। लेकिन उनके बिना साइन के वो लागू नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति मतलब अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते हैं। 54 में इनका निर्वाचन। तो इनका एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, डिप्यूटेड नहीं, इलेक्टेड, ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य, जैसे एंग्लो इंडियो डिप्यूट करते हैं तो वो नहीं, ओके। या कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि पाने वालों को डिप्यूट करते हैं महोदय, राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय, वो लोग नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा यूनियन टेरिटोरी, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे, यानी कि इनको इलेक्ट करेंगे। और इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए, यानी कि जिनको राष्ट्रपति बनाना चाह रहे हैं तो उनके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। और कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अनुच्छेद 55, देखिए जो चुनाव होता है, निर्वाचन हो गया 54 में, 54 न आ गया, इसमें भी आखिरी में न आ गया। तो 55 में सभी में न आ रहा है तो ठीक है, छोड़िए। 54 में निर्वाचन है। 55 में क्या है? जो इनका निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आप ऐसे समझिए, देखिए विधायक होते हैं और सांसद होते हैं, ठीक, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निर्वाचक मंडल में हैं। तो एक विधायक के वोट की वैल्यू क्या होगी?
कम होगी और एक सांसद के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए लेते हैं उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड में जो है जो विधायक हैं 70 हैं, ठीक है, और जनसंख्या कितनी है 1 करोड़। इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ होगी बटे 70 और गुना 1/1000। 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 1000/7। 1000/7 जो अब आएगा वो उत्तराखंड के एक विधायक के मत की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये विधायक की है, ठीक है, विधायक। तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या गुना 1/1000। तो ये आ गए, अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगी, विधायकों के मत की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब सांसद की निकालनी है, तो सांसद की निकालने के लिए क्या करेंगे, सांसद के मत की वैल्यू निकालनी है तो कुल विधायकों के मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का मूल्य बटे कुल सांसद, बटे कुल सांसद, कुल विधायकों के मत का मूल्य बटे कुल सांसद। भाई कुल सांसद कितने हैं, लोकसभा में 533, राज्यसभा में 233, तो 533 और 233 तो हो गए ये 766। तो एक सांसद के मत का वैल्यू निकालनी है तो कुल विधायकों के मत का मूल्य बटे कुल सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, तो इस हिसाब से सांसद के मत का मूल्य आ जाएगा। ओके, तो जब सांसद भी वोट कर रहा है, विधायक भी वोट कर रहा है, तो दोनों का मूल्य अलग अलग आएगा, उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का चयन होता है। क्लियर। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, मान लीजिए आप कि 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, ठीक है, एक हो गए रामनाथ कोविंद, एक हो गए गिरी और एक हो गए एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो एक बैलेट पेपर इनको मिलता है, एक पेपर, ठीक है, और उस पर ये अपनी इच्छानुसार ABC या 1 2 3 जिसको भी प्राथमिकता देना चाहे वो लिखते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, 1 नंबर पर इनको कर दिया किसी ने, 2 पर इनको कर दिया, 3 पर इनको कर दिया, ठीक है ना। तो किसी ने 2 पर इनको कर दिया, 1 पर इनको कर दिया, 3 पर इनको कर दिया। ओके, तो सबसे पहले क्या है, जो वन वाले यानी कि प्रथम चरण, तो प्रथम चरण की गणना होगी फर्स्ट वालों की। ओके, और अगर उसमें 50% से ज़्यादा मत हो गए, बहुमत हो गया, ठीक है, तो राष्ट्रपति बन जाएंगे। अन्यथा दूसरे चरण की मतगणना होगी, जिनको 2 नंबर दिया है, ठीक है, उसमें देखा जाएगा। तो फिर क्या है, अगर पहले के बहुमत नहीं है तो दूसरे वाले को बनाया जाएगा, दूसरे का नहीं हुआ तो तीसरे को। केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि दूसरे जो चरण की मतगणना करने की आवश्यकता पड़ी और उसमें जो राष्ट्रपति बने दूसरे चरण की मतगणना में, वो बने वीवी गिरी। कौन से बने, वीवी गिरी, रियल में वीवी गिरी बने, ठीक है, उदाहरण दिया है मैंने, लेकिन सेकंड नंबर पर वीवी गिरी बने, ऐसा हुआ है। ओके, तो याद कर लेना है वीवी गिरी। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्लियर हो गए। ओके, विधायक का मत का वैल्यू और सांसद के मत की वैल्यू दोनों आ गई आपको। एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये भी क्लियर हो गई। अब देखिए, कोई अगर डिस्प्यूट है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, पता है।
और यदि ऐसा पाया गया है कि यदि उनका निर्वाचन, उन्होंने बन गए राष्ट्रपति, कुछ काम भी कर लिए और बाद में पता चला कि निर्वाचन जो है अवैध है, तो भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को वैध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? कार्यपालिका, इनके मंत्रिपरिषद, प्लस प्रधानमंत्री, वो तो केवल साइन कर रहे हैं, तो इसलिए उनके कार्यों को वैध माना जाएगा। देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति, जब किसी कारणवश राष्ट्रपति महोदय नहीं होते तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, और ये 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। वीवी गिरी बने हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने और बीडी जत्ती। वीवी गिरी, नाम याद कर लेना, ये वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, 3 लोग बने। एक बार बोलिए जरा मेरे साथ, वीवी गिरी नंबर 2, मोहम्मद हिदायतुल्लाह नंबर 3, बीडी जत्ती। ठीक है ना, बीडी जत्ती, ऐसे याद कर सकते हैं। और राष्ट्रपति की एक लिस्ट आराम से आपको मिल जाएगी, वो आप नोट कर लेना मोबाइल से, नेट से, जैसे मर्जी, बुक में भी है। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्रता के बाद कौन हुए, ठीक है, पर एट प्रेजेंट कौन से हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अवधि 56 में क्या है, इनकी अवधि से संबंधित, 56 में क्या है, अवधि से संबंधित। तो इनकी जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है, ओके, या 5 वर्ष का है, और ये लिखा हुआ है संविधान में कि इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले का निर्वाचन कर लिया जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो पाता तो भी, यानी कि राज्य अंतराल ना हो पाए, तो इसलिए क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति जो है तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक अगला उत्तराधिकारी नहीं आता। ओके, तो अवधि 56 में। इसके अलावा भाई वो रिजाइन भी कर सकते हैं। रिजाइन किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। इंपॉर्टेंट भाई, रिजाइन तो पता है आपको, लेकिन सूचना किसको मिलेगी? लोकसभा अध्यक्ष को, ये नोट कर लेना। ओके, और इसके अलावा एक ऑप्शन और है, महाभियोग, जब संविधान का उल्लंघन करें या कदाचार का आरोप लगाकर संविधान के प्रावधानों का अगर उल्लंघन करते हैं तो कदाचार का आरोप लगाकर इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61। ओके, तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब 57, कोई भी व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति बन चुका हो, संविधान के किसी भी उपबंध के होते हुए भी पुनर्निर्वाचन में भाग ले सकता है, यानी कि पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो पुनर्निर्वाचन 57। 58 में अर्हता या योग्यता, ये बताने की जरूरत नहीं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और ये इस पर फोकस करना है थोड़ा सा। चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद मतलब भाई, यदि किसी यूनियन टेरिटोरी में प्रशासक के रूप में कार्य ना कर रहे हो, ठीक है, और इसी तरह अन्य चीजें। और एक चीज और, अगर वो राष्ट्रपति चुनने से पहले राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्रिपरिषद कौन सी, संघ की या राज्य की? मंत्रिपरिषद संघ की, राज्य की मंत्रिपरिषद के अगर सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, लाभ का पद नहीं माना जाएगा अगर इन पदों पर हैं। तो इसके अलावा क्या है, सारे लाभ के पद है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 59 में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है और वो संसद या विधानमंडल का सदस्य है, संसद या विधानमंडल का सदस्य है, तो पद ग्रहण की तिथि से उस पद से
उनको रिक्त माना जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके, इसका मतलब ये है अगर वो संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं तो भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति बनेंगे तो उस पद से ऑटोमेटिकली उनका रिक्त माना जाएगा पद को। 60 में है शपथ। 60 में क्या है? शपथ। अब शपथ कौन दिलाता है इनको? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। इसके बाद कौन दिलाएगा? 61 में महाभियोग। अब महाभियोग कैसे चलता है? देखिए, अगर ये राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो कदाचार का आरोप लगाकर इनको 14 दिन पहले 40 डेज 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को दे दी। अब देखिए 14 लिखा है ना, आपको कुछ नहीं करना, एक स्लैंटिंग लाइन करनी है बस बीच में, यानी कि 1/4। तो जो प्रस्ताव है महाभियोग का जिस भी सदन में आएगा, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, उसको कौन लाएगा? 1/4 प्रस्तावक होने चाहिए। 1/4 लोग प्रस्तावक होने चाहिए। 1/4 लोगों के द्वारा वो लाया जाएगा, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। उसके बाद 2/3 से उस सदन में वो पास होना चाहिए। 2/3 से वो सदन में पास होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब एक सदन में पास हो गया, प्रस्ताव आ गया, सब काम हो गया, तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, जो भी प्रस्ताव, जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच करेगा। और अगर वो जो जांच की जो रिपोर्ट है, अगर जांच की रिपोर्ट जो भी है, अगर उस सदन में 2/3 से पास हो जाती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग मान लिया जाएगा। लेकिन सौभाग्यवश भारत में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई। तो 14 दिन पहले सूचना, 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, उसी सदन में 2/3 से पास, अगले सदन में जांच, और जो आरोप लगे उनकी जांच कर ली, रिपोर्ट बन गई, और वो भी 2/3 से पास अगर हुई तो महाभियोग मान लिया जाएगा। आगे 62 में क्या है? यदि 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी कि अगर जो अपने कार्यकाल यानी कि अपने टाइम से अगर रिटायर होने वाले हैं वो, तो अगले का जो चुनाव है, अगले राष्ट्रपति का चुनाव उनके कार्यकाल से पहले ही कर लिया जाएगा, जैसा मैंने भी आपको बताया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन के लिए, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संसद जैसा चाहे ऐसा प्रबंध कर सकती है, यानी कि संसद को पावर दे दी। संसद ने इसके लिए क्या बनाया? एक अधिनियम बना दिया। वो अधिनियम क्या है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, 69, ये अधिनियम बना दिया। अब इसमें क्या बोला गया? अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मुख्य न्यायाधीश इनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यानी कि जो शपथ दिला रहे हैं। ओके, और अगर ये भी नहीं है तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट। सिंपल, कौन करेगा? सीनियर मोस्ट। तो ये प्रावधान इसमें किया गया है। इनके वेतन भत्तों से संबंधित इनके जो सैलरी है 1.5 लाख है, शुरू में आएंगे, फिर इंक्रीमेंट लगेंगे 1.5 से 5 तक है। इसके अलावा बहुत सारे इनको भत्ते भी मिलते हैं भाई, अलग अलग, ये भारत देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं तो खर्चा होता है, तो स्वाभाविक है भत्ते मिलने, निःशुल्क। और हाँ, जो ये भत्ते और सैलरी है इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्सेबल नहीं है। निःशुल्क आवास मिलता है, राष्ट्रपति भवन मिला हुआ है, और इनकी जो पेंशन है 9 लाख रुपए, 9 लाख, याद कर लीजिए इसको, 9 लाख रुपए, हो सकता है पूछ ले, 9 लाख रुपए प्रति वर्ष इनको मिलेगी पेंशन। और इसके बाद अगर, हाँ एक चीज़ और कि
इनके कार्यकाल के दौरान इनके जो भत्तों में किसी भी प्रकार की या सैलरी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। ओके, कोई कमी नहीं की जाएगी। तो क्लियर। एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। 52 में बता दीजिए फटाफट। फर्स्ट नागरिक 52 में क्या है? फर्स्ट नागरिक 52 में फर्स्ट नागरिक। महाभियोग कितने अनुच्छेद में बताइए जरा फटाफट। यस, महाभियोग, महाभियोग, यस, वेरी गुड। अनुच्छेद 61 में। महाभियोग कितने में है? 61 में। शपथ कितने में? शपथ 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 शपथ, यस, 60 में। शपथ कितने में है? 60 में। शपथ कितने में है? 60 में। महाभियोग कितने में है? 61। अहर्ता, अहर्ता 58। अहर्ता कितने में? 58। अहर्ता कितने में है? 58। अहर्ता कितने में है? 58 में। यानी कि अहर्ता मतलब योग्यता। ओके। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कौन सा अनुच्छेद बताइए जरा। यस, 53, वेरी गुड। निर्वाचन 54। निर्वाचन 54। महाभियोग बताइए, महाभियोग कितने में? यस। शपथ कितने में? यस, 60 में। अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो सीजेआई या उसके बाद सीनियर मोस्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। कौन से अनुच्छेद में है? यस, 70 में। 70 में हालांकि संसद को पावर दी है, संसद ने फिर एक अधिनियम बना दिया है। ठीक है। 55 में क्या है? 54 में निर्वाचन हो गया। 55 में क्या है? अब वोट डालेंगे भाई। निर्वाचन का तरीका बता दिया इसमें, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालेंगे। तो 55 में क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 56 में बताइए, 56 में क्या है? अवधि यानी कि समय। 56 में क्या है? अवधि। 52 में क्या है? फर्स्ट नागरिक। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति। 60 में क्या है बताइए। यस 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 यस, वेरी गुड, शपथ। 61 बताइए, 61 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 में महाभियोग। 70 में राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो सीजेआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट, ये प्रावधान कर दिया गया अनुच्छेद 70 के माध्यम से। 58 में बताइए जरा। 58। यस, अहर्ता मतलब योग्यता क्या क्या उनकी होनी चाहिए। 56 में अवधि। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। 57 में पुनर्निर्वाचन। 59 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है, बड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 59 बताइए जरा। यस, यदि संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं तो क्या होगा? राष्ट्रपति पद बनते ही उस पद से रिक्त मान लिया जाएगा। 60 में 62। हाँ, 62 बताइए जरा। यस, 62। यस, यानी कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। ओके। हाँ देखिए, हर बार की तरह मैं आज भी आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हमारे अंदर जो है दो प्रकार के बल हैं। एक है शारीरिक बल, एक है आत्मिक बल। और ये हमें ध्यान रखना है, जो आत्मिक बल होता है वो शारीरिक बल से सदैव शक्तिशाली होता है। अगर आपका आत्मिक बल बहुत मजबूत है और शारीरिक बल थोड़ा वीक है, तो उसके बावजूद भी आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है स्टीफन हॉकिंस। नाम आपने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस अमेरिका के बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक रहे हैं, और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, मूवी जरूर देखना, बहुत अच्छी है, द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग। द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग। उसमें दिखाया गया है कि 30 साल की एज में इनको एक डिसीज हो जाती है और इनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, यानी कि एक तरह से इनका पूरी जो बॉडी है पैरालाइज्ड हो जाती है और केवल इनका माइंड वर्क करता है, केवल इनका माइंड वर्क करता है। और 30 साल में जब इनको डिसीज होती है तो उनको बता दिया जाता है कि आप मर जाओगे जल्दी, आप 1 साल या 2 साल में ही मर जाओगे। तो चूंकि इनका आत्मबल बहुत मजबूत था तो इनको लगा यार अब मैं कुछ कर नहीं सकता, फिजिकली तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूं।
तो इन्होंने चयन किया, यार मैं ऐसा काम करता हूँ जो केवल माइंड से हो। तो इन्होंने अपनी जो मेहनत है, अपना जो दिमाग है, खाली तो बैठ नहीं सकते, जो भी जितना भी इनके पास समय है, उन्होंने कहा कि मैं पूरी अपनी ताकत उसमें झोंक दूंगा। किससे? आत्मिक बल से। शारीरिक बल बिल्कुल लगभग जीरो। ओके, तो इन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी रिसर्च, यहां तक कि इन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि एलियंस हैं, ब्रह्मांड में एलियंस हैं, हमसे कई गुना ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उनको पता है हमारे बारे में, लेकिन हमको उनके बारे में नहीं पता है। ठीक है, और वो जानबूझकर हमसे दूर हैं। और इन्होंने एक बात और कही थी कि मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज लव। इस विश्व में जो सबसे ज्यादा सुंदर चीज है वो क्या है? लव। ठीक है, उससे हमें शक्ति भी मिलती है, बहुत असीम शक्ति मिलती है लव से। अगर आप अपने पिता से, मम्मी से, भाई से, बहन से असीम प्रेम करते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष से असीम प्रेम करते हैं, तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप में ऑटोमेटिक पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। मांझी का नाम तो सुना ही है, मूवी भी शायद देखी हो। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पहाड़ से उनकी पत्नी गिर गई थी पानी लाते समय, तो उनका जो आत्मिक बल था इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि एक छोटी सी हथौड़ी से उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। और वहाँ आज की डेट में क्या है? सड़क। तो ये है आत्मबल की शक्ति। तो आपको अपना आत्मबल बढ़ाना है, मजबूत करना है, सॉलिड करना है, स्ट्रांग करना है। आत्मबल स्ट्रांग रहेगा तो आप जाओगे बहुत ऊंचाइयों पर। ओके, और लोगों को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाओगे, मोटिवेट करोगे, हेल्प करोगे, बहुत सारे काम कर सकते हो। जब आप ही स्ट्रांग नहीं बन पाओगे, दूसरों की हेल्प क्या करोगे? ठीक है ना? तो आपको स्ट्रांग बनना, आत्मिक बल मजबूत करना बहुत जरूरी है। आइए अब छोटे छोटे फटाफट कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? द्वितीय चरण की मतगणना में राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति महोदय की शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? यदि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, सीजेआई नहीं है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेंगे? ओके, हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति महोदय की पेंशन कितनी है? ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, अगर निर्वाचन से संबंधित आया तो भी लिख सकते हैं, और अहर्ता से संबंधित आया तो भी आप एक छोटा प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक, और राष्ट्रपति महोदय से संबंधित आया तो भी आप कुछ नहीं, आपको 52 से 62 तक लिखना है बस। ठीक है, घुमा फिरा कर आप इसको लिख सकते हैं। याद कब रहेगा? जब आप 52 से 62 तक याद रखेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है, और प्रश्नों का उत्तर देंगे तो सब लर्न हो जाएगा, बहुत ही आसान है। मैं आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट हिस्से के साथ, और इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।